अंधकार के एक दौर के अंत की शुरुआत थी। 1975 के दौरान हमारा देश बहुत ही गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था, बेरोजगारी से जूझ रहा था। और उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और उसी समय विपक्ष पार्टियों का उदय हो चुका था। जो विपक्ष पार्टी थे वो पूरी तरीके से उनके खिलाफ थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे, प्रोटेस्ट करते थे। इंदिरा गांधी का ये 1975 का आपातकाल 21 महीने तक चला। बहुत सारे ऐसे नेता थे, ऐसे विपक्षी लीडर थे जिन्हें 21 महीने तक जेल में बंद करके रखा गया और लगभग 1 लाख लोगों को जेल में बंद करके रखा गया था। इस आपातकाल के दौरान 21 महीने तक भारत के सभी चुनावों को स्थगित कर दिया गया। भारत के लोगों का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। लोगों के पास बोलने के अधिकार नहीं था, प्रोटेस्ट करने का बात ही छोड़ दो, कोई बोल नहीं सकता था सरकार के खिलाफ। पूरे देश में सेना और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शासन था। चलिए आइए बात करते हैं कि 1975 में क्यों राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने लगाया था। इंदिरा गांधी ने 1669 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण से यहाँ पर यह मतलब है कि जो प्राइवेट बैंक थी अब उनमें सरकार का पैसा लगेगा, 50% सरकार का शेयर होगा। यहाँ पे जो सरकार है वो बैंक अपने हाथ में लेना चाहती है, वो बैंक को सरकारी बनाना चाहती है जो प्राइवेट बैंक थे। जिसके वजह से जो भी लोग बैंक में निवेश किए थे, जिनका भी बैंक में पैसा लगा था, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं। वो जाके विपक्षी पार्टियों से मिल जाते हैं। कई जगह तो वो लोग खुद चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद 1970 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है और जिससे किसान, गरीब, व्यापार का बहुत अधिक फायदा हुआ। लेकिन जो पूंजीपति थे, जो उस बैंक में बहुत ज्यादा निवेश किए थे पैसा, उनको घाटा लग जाता है और वो भी लोग कांग्रेस, इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं। और उस समय भारत के कई जगहों पे राजा हुआ करते थे, उसके वंशज हुआ करते थे, जिनको सरकार के तरफ से राज भत्ता दिया जाता था। और राज भत्ते को भी इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से रोक दिया कि भाई अब ये लोकतंत्र है, अब किसी को भत्ता नहीं दिया जाएगा। और जिसकी वजह से जो राजशाही लोग थे वो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं। 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता है बांग्लादेश की मुक्ति के लिए। उस युद्ध के बाद भारत में बेरोजगारी और भूखमरी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिसके वजह से भारत के बहुत सारे लोग, बहुत सारे छात्र सड़कों पे आ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं उस समय की सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ। और जो विपक्ष के नेता होते थे वो देश के नागरिकों के साथ खड़े होते थे और उनके साथ मिलकर जबरदस्त विरोध करते थे उस समय की सरकार इंदिरा गांधी का। दोस्तों 1971 में ही लोकसभा का चुनाव होता है और इंदिरा गांधी यूपी के रायबरेली सीट से लोकसभा की चुनाव लड़ती है और उनके अपोजिट में थे राजनारायण। ये चुनाव इंदिरा गांधी जीत जाती है, राजनारायण यहाँ पे हार जाते हैं। फिर कांग्रेस की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी जी। लेकिन इसके 4 साल बाद राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और बोलते हैं कि रायबरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है और लिमिटेशन से ज्यादा पैसा उन्होंने चुनाव प्रचार में खर्चा किया है और जो पुलिस थे और जो फोर्स थे वो भी उनका प्रचार कर रहे थे। ये सारे दोष वो लगाते हैं उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर। 12 जून 1975 को राजनारायण के याचिका पे सुनवाई होती है और यहाँ पे इंदिरा गांधी को दोषी पाया जाता है। सच में उन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया था चुनाव प्रचार के द्वारा और इस रायबरेली के चुनाव को हाई कोर्ट पूरी तरीके से खारिज करता है और वहां पर राजनारायण को इलेक्शन जिता देता है। अब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार और न्यायपालिका के बीच एक टकराव चालू हो गया। कोर्ट में 7 मुद्दों पर बात चला, जिनमें से 5 मुद्दों पर इंदिरा गांधी पूरी तरीके से बरी हो गई थी, लेकिन 2 मुद्दों पर वो पूरी तरीके से फंस गई और 6 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ से इंदिरा गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ खास राहत नहीं मिलता है। अब पूरी तरीके से इंदिरा गांधी यहाँ पे घिर चुकी थी। न्यायपालिका से उनका टकराव था, प्रेस वालों से उनका टकराव था, भारत के जनता में एक अराजकता फैल गई थी, बेरोजगारी, महंगाई फैल गई थी। जो पूंजीपति लोग थे, जो राजा महाराजा के वंशज थे, वो भी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं और इंदिरा गांधी जी चारों तरफ से घिर जाती है। तब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है। उस समय जगह जगह इंदिरा गांधी इस्तीफा दो के पोस्टर और नारे लगाए जाते थे। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए उनके पास एक ही उपाय था, एक ही चीज था, वो था संविधान का अनुच्छेद 352 और इंदिरा गांधी अनुच्छेद 352 का प्रयोग करती हैं। और अब शुरू होता है भारत के इतिहास का काला दिन, अलोकतांत्रिक काल, राष्ट्रपति शासन
पूरी तरीके से तानाशाही शासन अब एक्चुअल में स्टार्ट होता है। 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के कहने पर भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं और इसकी सूचना राष्ट्रपति जी आकाशवाणी पर देती है। वो बोलती हैं, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने भारत पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। ये एक इमरजेंसी का समय है। उस दौरान भारत के नागरिकों का जो मूल अधिकार है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था और उस समय होने वाले सारे चुनाव को निलंबित कर दिया गया था। सारे राज्य के शक्तियों को खत्म कर दिया गया था। वो सारी शक्ति केंद्र के पास चली गई थी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजीव गांधी को यह कहा गया कि आप उन लोगों को लिस्ट बनाइए जिन्हें 26 जून की सुबह गिरफ्तार करना है। और उस लिस्ट में विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, बहुत सारे पत्रकार थे, बहुत सारे आम नागरिक भी थे उस लिस्ट में, जो उस समय बहुत अग्रेसिव से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे। संजय गांधी इन सभी लोगों को लिस्ट बनाते हैं और सुबह उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसमें विपक्ष के कई नेता शामिल थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, लालू यादव, जॉर्ज फडनीस और इसके साथ साथ ग्वालियर और जयपुर के 2 महारानियों को इंदिरा गांधी ने जेल में डलवा दिया था और वो महारानी जेल में आम जिंदगी जी रही थी। इस आपातकाल के दौरान सारे पत्रकारों के दफ्तर का लाइन काट दिया गया था ताकि वो न्यूज़पेपर न छाप सके। पूरा देश शांति में डूब गया था। आर्टिकल 352 के तहत इस देश में तानाशाही शासन चलने लगा। विकास के नाम पर जनसंख्या नियंत्रण के बहाने इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजीव गांधी ने भारत के बहुत सारे पुरुषों का नसबंदी करा दिया और उसे नाम दिया गया नसबंदी अभियान, जिसमें ठीक से ना ऑपरेशन होने का कारण हजारों लोग मारे गए। किसी को भी पकड़कर एक छोटे से गाड़ी में लेकर जाते थे, वहां पर नर्सें होती थी, उनका ऑपरेशन कर देते थे वो लोग। पूरा देश अंदर ही अंदर जल रहा था, पूरा देश अंदर ही अंदर आक्रोश से भर गया था और इस सब का परिणाम दिखा 1977 के चुनाव में, जिसमें खुद इंदिरा गांधी अपने सीट से हार गई। उनके लड़के संजय गांधी भी अपना सीट नहीं बचा पाए। दोस्तों, 1975 के आपातकाल के दौरान 3-4 फिल्में ऐसी बनी जो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ थी, सरकार के गलत कार्यों को दिखा रही थी, जैसे कि इंदुमती हो गया, नसबंदी हो गया, खिस्सा कुर्सी का हो गया। और इन सारी फिल्मों को कांग्रेस द्वारा रिलीज होने से भी रोका गया, उनके पोस्टर फाड़े गए और उस समय भारत की जनता अंदर ही अंदर टूट रही थी, अंदर ही अंदर उबल रही थी। जब इंदिरा गांधी को लगा कि अब सब ठीक है, सारे विपक्षी शांत है, तो 31 मई 1977 को आपातकाल को हटा देती हैं। भारत से इमरजेंसी हट जाता है और भारत के लोगों के पास अपना मूल अधिकार मिल जाता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिल जाता है, वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो पहले था। और 1977 में आपातकाल खुलता है और उसी समय लोकसभा का चुनाव होता है। उस आपातकाल के 21 महीने के दौरान भारत की जनता इतनी ऊब गई थी इंदिरा गांधी से, इतनी आक्रोश से भर गई थी कि उसका परिणाम दिखा 1977 के लोकसभा चुनाव में। इंदिरा गांधी अपनी यूपी की रायबरेली सीट नहीं बचा पाई, वो वहां से हार गई। संजय गांधी उनके छोटे बेटे अमेठी से भी हार गए और इस 1977 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई और इस चुनाव में जनता गठबंधन की जीत हुई और देश के चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। दोस्तों, ये रहा 1975 का तानाशाही शासन। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कुछ इस तरीके से देश का हाल हो जाता है। देश के सारे लोगों का जो फंडामेंटल राइट है वो पूरी तरीके से छीना जाता है, उनसे प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया जाता है, उनसे सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है। वो कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, वो सभा नहीं कर सकते हैं, वो मीटिंग नहीं कर सकते हैं। ये सारे अधिकार उस समय छीन लिए जाते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा देखा गया है कि बिना आपातकाल के दौरान जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, अपने मुद्दों को उनको खिलाफ रखते हैं, उनके ऊपर गोलीबारी किया जाता है, कांटे बिछाए जाते हैं, पुलिस उनको मारती है, उनके ऊपर एफआईआर होता है। इसका एक झलक हम लोग देखे थे पहलवान प्रोटेस्ट में, किसान आंदोलन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।